आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपीटेंट पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरित करने के लिए आज़ाद है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया की टेरिटरी को किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं? क्या ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है? अगर हाँ, तो ये ट्रांसफ़र किस नियम के तहत किया जाता है? किस हद तक किया जा सकता है? कुछ सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय हैं भी या नहीं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री को डिमार्केट यानी सीमांकित करने के लिए साइरल रेडक्लिफ के चेयरमैनशिप में एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इस कमीशन के अवार्ड के अकॉर्डिंग बेरूबारी यूनियन नंबर 12 को वेस्ट बंगाल का पार्ट माना गया था। इसी अवार्ड को रेडक्लिफ अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस अवार्ड के बाद से बेरूबारी यूनियन नंबर 12 को इंडिया का ही पार्ट माना जाता था, पर पाकिस्तान को यह अवार्ड हमेशा की तरह पसंद नहीं आया और उसकी हरकतों के चलते दोनों देशों के रिलेशंस और भी खराब होने लगे। इसी टेंशन को कम करने के लिए 1958 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कूच बिहार इनक्लेव्स और बेरूबारी यूनियन नंबर 12 नाम के एरिया को डिवाइड करके आधा पाकिस्तान को दिया जाना था। इसी बात को लेकर काफ़ी हंगामा होने लगा कि सरकार ऐसे कैसे किसी दूसरे देश को अपनी टेरिटरी दे सकती है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि भारत की टेरिटरी को किसी भी हालात में ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को जानने के लिए इस मैटर को रेफ़र कर दिया। आपको बताते चलें कि आर्टिकल 143 एक फॉर्मल प्रोसेस की बात करता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट साहब पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी व्यापक महत्व से रिलेटेड किसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। इसी रेफरेंस को हम इन री बेरूबारी यूनियन 1960 के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यह वही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच ने यह बोला था कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 वाले जजमेंट में 13 जजेस वाली बेंच ने यह बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इस तरह एग्जिस्टिंग पोजीशन के हिसाब से प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है। बेरूबारी रेफरेंस में 3 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या दोनों देश के बीच के एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए लेजिस्लेटिव एक्शन यानी विधायी क्रिया की ज़रूरत है या नहीं। आपको बताते चलें कि भारत सरकार ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका शक्ति का यूज करके इस एग्रीमेंट पे साइन किया था। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ये था कि अगर लेजिस्लेटिव एक्शन की ज़रूरत है तो क्या आर्टिकल 3 के अंडर लॉ बनाने से काम चल जाएगा या आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट यानी संशोधन का सहारा लेना पड़ेगा। भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी ने मेनली 2 आर्गूमेंट्स को पेश किया। पहला ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट में कुछ नया नहीं बल्कि रेडक्लिफ अवार्ड को ही इम्प्लीमेंट किया है और इसलिए इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया की किसी टेरिटरी को इंडिया से अलग नहीं किया जा रहा है। इसी आर्गूमेंट को बेस बनाकर अटॉर्नी जनरल ने ये बोला कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आर्टिकल 73 और आर्टिकल 253 को साइड किया गया था। आर्टिकल 73 यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर से डील करता है और आर्टिकल 253 पार्लियामेंट की दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट मेकिंग पावर से डील करता है। अब चूंकि आर्टिकल 73 के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट की पावर पार्लियामेंट की पावर तक एक्सटेंड करती है, तो अटॉर्नी साहब ये बोल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट है। इन आर्गूमेंट्स की रैशनैलिटी को जज करने के लिए कोर्ट को पहले ये डिसाइड करना था कि आखिर इस एग्रीमेंट के थ्रू रेडक्लिफ अवार्ड को इम्प्लीमेंट किया गया है या उस अवार्ड का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान को इंडिया की टेरिटरी का एक पार्ट दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको एग्रीमेंट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते समय ही बता दिया था। कोर्ट ने भी यही बोला कि इस एग्रीमेंट के ज़रिए पाकिस्तान को इंडिया का एक पार्ट दिया जा रहा है और इसलिए ये टेरिटरी को ट्रांसफ़र करने का मामला है। कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि चूंकि आर्टिकल 73 का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजंस को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए, इसलिए मात्र उस आर्टिकल का सहारा लेने से बात नहीं बनेगी। आर्टिकल 253 का भी यूज इसलिए
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में ही होना चाहिए। अब चूंकि ये एग्रीमेंट टेरिटरी को ट्रांसफ़र करने की बात करता है, इसलिए कोर्ट को ये बताना था कि किसी दूसरे देश के फेवर में टेरिटरी का कोई पार्ट ट्रांसफ़र करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को डिटेल में डिस्कस किया। पार्ट 1 से याद आया कि इंडिया की टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यानी संविधान निर्माताओं के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट इंडिया की टेरिटरी से ही डील करता है। कोर्ट ने आर्टिकल 1 से शुरुआत किया, जिसमें यह बोला गया है कि इंडिया यानी भारत स्टेट्स का यूनियन है और इन स्टेट्स की टेरिटरीज को फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई भी किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को यूनियन में किसी न्यू स्टेट को एडमिट और इस्टेब्लिश करने का पावर देता है। वहीं आर्टिकल 3 किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंजेस करने का पावर के बारे में बात करता है। इसी आर्टिकल के क्लॉज सी पे रिलाई करते हुए अटॉर्नी जनरल ने यह बोला कि ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश यानी कम कर सकता है और इस तरह यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करके वेस्ट बंगाल के एरिया को पाकिस्तान के फेवर में ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर इंडियन टेरिटरी को आर्टिकल 2 या 3 के अंडर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तब आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग वैसे ट्रांसफ़र के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पर ये पिक्चर अभी इतनी क्लियर नहीं है, इसलिए कोर्ट ने आर्टिकल 3C के स्कोप को समझने के लिए आर्टिकल 3 को डिटेल में डिस्कस किया और ये ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 3 कहीं भी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित राज्यों की बात नहीं करता है। इसलिए किसी यूनियन टेरिटरी के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज आर्टिकल 3 के अंडर लॉ बना के नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 3C बस स्टेट की बात करता है। तो एक सवाल यहाँ ये आता है कि क्या आर्टिकल 3C उस सिचुएशन में भी अप्लाई करता है जब एक स्टेट के एरिया को निकाल के दूसरे किसी स्टेट में ऐड नहीं किया जाए बल्कि किसी दूसरे देश को दे दिया जाए। कोर्ट ने इसका आंसर निगेटिव में दिया और बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। कोर्ट ने अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए ये रीजनिंग दिया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट को किसी दूसरे देश की टेरिटरी को एक्वायर करने का पावर एक्सप्रेसली नहीं दिया है, तो ये बोलना तो बिल्कुल ही इलॉजिकल होगा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 3C के जरिए किसी स्टेट के एरिया को निकाल के दूसरे देश को ट्रांसफ़र कर सकता है। आर्टिकल 3C में जिस डिमिनिशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट की बात की गई है, उसके हिसाब से किसी स्टेट के एरिया को कम करने के बाद उस डिमिनिश्ड एरिया को इंडिया का ही पार्ट होना चाहिए। कोर्ट ने अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और रीजनिंग दिया। इस रीजनिंग के हिसाब से जब आर्टिकल 3C यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करता, तब अगर यूनियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट को निकाल के किसी दूसरे देश को देना हो तो आर्टिकल 3 का नहीं बल्कि आर्टिकल 368 का सहारा लेना पड़ेगा। अब जब सेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी यानी ट्रांसफ़र ऑफ यूनियन टेरिटरी का पावर आर्टिकल 3 के अंडर एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, तब ये बोलना तो बिल्कुल ही इलॉजिकल होगा कि स्टेट के एरिया को आर्टिकल 3 के अंडर डिमिनिश करके किसी फॉरेन स्टेट को दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे देश को अपनी टेरिटरी देने के लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 का सहारा लेना पड़ेगा। अब चूंकि एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया की टेरिटरी का एक पार्ट पाकिस्तान को दिया जाना था, इसलिए आर्टिकल 1 और फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड तो करना ही पड़ता। और चूंकि आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए इसको अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 का सहारा लेना ही एकमात्र उपाय है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन टेरिटरी के लिए कुछ सेफगार्ड्स हैं या नहीं। आपको बता दूं कि ऐसे एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग उस एग्रीमेंट को बिल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको प्रत्येक सदन में उस सदन के टोटल मेंबर्स की मेजॉरिटी और उस हाउस के प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के कम से कम 2/3 मेजॉरिटी द्वारा पास किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि गवर्नमेंट को इंडियन टेरिटरी ट्रांसफ़र करने से पहले सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ हाउस की कंकरेंस लेनी पड़ेगी, यानी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक तरह से कंसेंट होना ही चाहिए। काफ़ी लोग बोलेंगे कि इंडियन टेरिटरी का किसी भी सर्कमस्टांस में ट्रांसफ़र होना ही नहीं चाहिए, और चूंकि आर्टिकल 1(3)(c) टेरिटरी को अक्वायर करने की बात करता है और इसलिए पार्लियामेंट को बस दूसरे देशों की राज्य क्षेत्र को अर्जित करने का अधिकार दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि टेरिटरी को दूसरे देश के फेवर में ट्रांसफ़र कैसे करनी है। और साथ ही साथ कुछ लोग प्रियम्बल के स्टार्टिंग वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पे स्ट्रेस देकर ये बोलते हैं
कि इंडिया जियोग्राफिकली और टेरिटोरियली यानी भौगोलिक दृष्टि से और क्षेत्रीय तौर पर हमेशा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ही रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि भारत की टेरिटरी बस भारत के लोगों के लिए है और पार्लियामेंट इन लोगों से इनकी टेरिटरी को अलग नहीं कर सकती। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये सच है कि प्रियम्बल एक चाबी की तरह है जिसके जरिए हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के इंटेंशन को समझ सकते हैं, पर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब चूंकि इस रीजनिंग को केशवानंद भारती केस में रिजेक्ट करके प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया है, तो आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि अगर री बेरूबारी यूनियन केस में कोर्ट ने एक्सेप्ट किया होता कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो क्या फिर भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू इस देश के टेरिटरी का एक पार्ट दूसरे देश को ट्रांसफर कर सकती थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा ये भी बोला कि सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के कई पहलू हैं। उनमें से दो ये भी हैं कि किसी दूसरे देश से टेरिटरी को एक्वायर करके अपने टेरिटरी में ऐड किया जा सकता है, और दूसरा ये कि किसी दूसरे देश को हम अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दे भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रसिया ने यूएसए को अलास्का ट्रांसफ़र किया था क्योंकि वो उस एरिया को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहा था। जैसा कि ऊपर क्लियर कर दिया गया है, भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के जरिए अपनी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करके किसी दूसरे देश को असाधारण परिस्थितियों में इस देश की टेरिटरी का कुछ पार्ट दे भी सकते हैं। अब रही बात आर्टिकल 13C की, तो कोर्ट ने ये बोला कि ये आर्टिकल पार्लियामेंट को ये अलाउ नहीं करता कि दूसरे देशों पर अटैक करके उनकी टेरिटरी को इंडिया की टेरिटरी में ऐड किया जा सकता है, बल्कि बस इस बात का जिक्र करता है कि कैसे दूसरे देशों की टेरिटरी को इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बनाया जा सकता है। अब दो सवाल आप लोगों के मन में जरूर आते होंगे कि अरे, जब पार्लियामेंट दूसरे देश के फेवर में टेरिटरी का ट्रांसफर कर सकती है, तो ऐसे तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का बहाना बना के कल को एक पूरा स्टेट या कई स्टेट दूसरे देश को ट्रांसफर कर सकती है, और ये भी कि मान लो पार्लियामेंट में बस एक ही पार्टी के मेंबर्स भरे पड़े हैं, तब ऊपर बताए हुए सेफगार्ड्स तो इफेक्टिव ही नहीं होंगे। आप लोग के ये डाउट्स तो वाजिब हैं, पर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी बुनियादी संरचना सिद्धांत के दो प्रिंसिपल को डिस्कस करके पता चल जाएगा। केशवानंद भारती केस में यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था। इसलिए पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी को दूसरे देश के फेवर में ट्रांसफ़र इस हद तक नहीं कर सकती कि उस एरिया को ट्रांसफ़र करने के बाद इस देश की सॉवरेनिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाए या बहुत से लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स ही खत्म हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये साफ साफ शब्दों में बोलता है कि कुछ प्रिंसिपल्स को अमेंडमेंट के जरिए भी चेंज नहीं किया जा सकता है। रही बात दूसरे क्वेश्चन की, तो उससे रिलेटेड दो बातें हैं। पहली ये कि किसी भी देश की कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उस देश की टेरिटरी को किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और दूसरी ये कि फिर भी कोई पार्टी ऐसा करती है तो इस देश के सिटीजन्स चुप तो बिल्कुल ही नहीं बैठेंगे, और इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा होने नहीं देगी। मतलब सिटीजन्स और कोर्ट द्वारा चेक एंड बैलेंसेस का डर तो किसी भी पार्टी को निश्चित ही सताएगा। इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के आर्गुमेंट्स इलॉजिकल लगे थे, लेकिन अगर आपको इस वीडियो की बातें लॉजिकल लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।